नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोग्राम प्रोजेक्ट कूसा की तरफ से है। दोस्तों, ये वही मेगा एयर डिफेंस प्रोजेक्ट है जिसको शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स के लिए डीआरडीओ की तरफ से डेवलप करना स्टार्ट किया गया था, लेकिन अभी ये एक ट्राई सर्विस प्रोग्राम बन चुका है, जहां पर अभी एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी की तरफ से भी इसे अपने सर्विस में शामिल करने की बात कंफर्म हो चुका है। और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से भी ऑफिशियल इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बारे में बात सामने आ रहा है। प्रोजेक्ट कूसा को रशिया के S-400 सिस्टम के इंडियन इक्विवेलेंट के रूप में डेवलप किया जा रहा है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव भारत को बैलिस्टिक मिसाइल और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट थ्रेट के खिलाफ 2030 के आसपास एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोवाइड करने का होने वाला है। सोर्सेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले से इसकी 5 स्क्वाड्रन को एक्वायर करने का कमिटमेंट किया जा चुका है, जो S-400 सिस्टम के रेजिमेंट को सप्लीमेंट करने वाले हैं, जबकि इंडियन नेवी की तरफ से अपने वॉरशिप के लिए इसका शिप लॉन्च्ड M2 वेरिएंट को फाइनलाइज किया जा रहा है। और अगर आर्मी की बात करें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आर्मी की तरफ से भी इंडियन एयरफोर्स की तरह इसकी मोबाइल बैटरी यूनिट को एक्वायर किया जाने वाला है। इस प्रोजेक्ट को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से 2022 में ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था और इसके लिए करीब 21,700 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया था। प्रोजेक्ट कूसा में पहले 3 अलग अलग इंटरसेप्टर डिज़ाइन को बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन सोर्सेज के हिसाब से फ्यूचर में इसकी एक और 4th वेरिएंट को भी ऐड किया जा सकता है, जो कि स्पेशली एंटी सैटेलाइट और हाई एल्टीट्यूड थ्रेट के लिए डिज़ाइन किया जाने वाला है। ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि प्रोजेक्ट कूसा के अंदर अभी हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और ड्रोन स्वार्म जैसे मॉडर्न बैटलफील्ड चैलेंजेस के लिए प्रोएक्टिव प्लानिंग किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट फेज मिड 2025 से शुरू हुआ था, जब इंडियन नेवी की तरफ से मैरीटाइम रोल के लिए इसमें इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया गया था और डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमराट की तरफ से इसकी M2 वेरिएंट को वॉरशिप के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए मॉडिफाई करना स्टार्ट किया गया था। अभी अगर आर्मी इस प्रोग्राम को ऑफिशियली ज्वाइन करता है तो आगे चल के इन सिस्टम के ऑर्डर पहले से कई ज्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिस वजह से इनकी यूनिट कॉस्ट फ्यूचर में 20 से 25% के आसपास रिड्यूस होने का उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ की तरफ से डिप्लॉय किए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल को लेकर है। दोस्तों, अभी इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ के बीच एक काफ़ी हाई लेवल की नेगोशिएशन किया जा रहा है, जहां पर एक पूरी नए फैमिली की एयर टू एयर मिसाइल को डेवलप करने की प्लानिंग की जा रही है। ये मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज और नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्सन सिस्टम के साथ आने वाले, जिनका रेंज 400 किलोमीटर से ज़्यादा होने की बात सामने आई है। ये अपडेट उस टाइम पर सामने आ रही है जब हमारी इंडिजिनस अस्त्र सीरीज के मिसाइल ऑलमोस्ट मैच्योर होने लगे हैं और अस्त्र मार्क 1 के बाद अभी अस्त्र मार्क 2 को फुल प्रोडक्शन फेज में एंटर किया जाने वाला है। इसके अलावा अब रैमजेट पावर अस्त्र मार्क 3 की तरफ से प्रोग्रेस काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोर्सेज का कहना है कि अभी जिस नए फैमिली की एयर टू एयर मिसाइल के बारे में बातचीत करना स्टार्ट किया जा रहा है, इनमें ट्रिपल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाने वाला और इस पर अभी सीरियस डिस्कशन किया जा रहा है, जो कि रैमजेट प्रोपल्सन का एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन होने वाला है। अस्त्र सीरीज के अंदर अभी हमारे पास 110 किलोमीटर से लेके 350 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाले मिसाइल मौजूद है, जिसमें अस्त्र मार्क 1 की रेंज 110 किलोमीटर, अस्त्र मार्क 2 की रेंज अभी बढ़ के 200 से 250 किलोमीटर और अस्त्र मार्क 3 का रेंज 350 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। लेकिन अभी जिस नए फैमिली की मिसाइल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इनकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक करने वाले VVR मिसाइल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से 2020 से इस प्रोग्राम पर काम करना स्टार्ट कर दिया गया था, जिसमें एक ट्रिपल पल्स रॉकेट मोटर को डेवलप किया जा रहा है और अभी ये नई प्रोपल्सन सिस्टम ग्राउंड ट्रायल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। डीआरडीओ के मुताबिक अगर इस टेक्नोलॉजी को मैच्योर किया जाता है तो ये अस्त्र मार्क 3 के मुकाबले हमें 20 से 30% के आसपास सस्ता पड़ने वाला है, जबकि ये अस्त्र मार्क 3 की परफॉर्मेंस को ईजिली मैच कर सकता है और कहीं ना कहीं इसको आउट परफॉर्म करने वाला है। अगला अपडेट JF-17 फाइटर जेट की तरफ से। दोस्तों, जब से दुबई एयर शो में भारत का एक तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, उसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से तेजस को डिफेम करने की हर मुमकिन कोशिश किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर वो एक बात किसी को भी नहीं बता रहे कि उनकी खुद की JF-17 फाइटर जेट के साथ अभी क्या चल रहा है।
पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया के सामने JF-17 को खुद का इंडिजिनस फाइटर जेट बताया जाता है, लेकिन आज तक सिर्फ इनको पाकिस्तान में असेंबल करने के अलावा पाकिस्तान की तरफ से कोई भी चीज खुद से बनाया नहीं गया है। यहाँ तक कि इन जेट में इस्तेमाल होने वाले पेंट को भी चाइना से लिया जाता है। फिलहाल अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी मेन मुद्दा ये है कि पाकिस्तान का प्राइड कहा जाने वाला JF-17 का प्रोडक्शन लाइन अभी लगभग 1 साल से बंद पड़ा हुआ है और पिछले 12 महीनों में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ से एक भी JF-17 को रोल आउट नहीं किया गया और ये आज तक की हिस्ट्री में पहली बार है जब किसी एयरक्राफ्ट की सीरीज प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के बाद इतने लंबे समय तक प्रोडक्शन लाइन को बंद रखा गया है। अब इसके पीछे जो मेन कारण है वो सप्लाई चेन इशू बताया जा रहा है। खास करके JF-17 में इस्तेमाल होने वाली RD-93 सीरीज के इंजन की सप्लाई चेन में रुकावट आने की वजह से JF-17 का प्रोडक्शन यहाँ पे बंद हो चुका है। हालांकि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को अपनी WS-13 इंजन को भी ऑफर किया जा रहा था, लेकिन अभी तक ये इंजन शायद पूरी तरीके से फ्लाइट वर्दी नहीं हुआ है, जिस वजह से अभी भी पाकिस्तान को रशियन इंजन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और जहां तक उम्मीद किया जा रहा है कि शायद रशिया की तरफ से भारत के कहने पर पाकिस्तान को इंजन को डिलीवर नहीं किया जा रहा या फिर सैंक्शन की वजह से पाकिस्तान JF-17 के लिए रशिया के साथ इंजन को लेकर डील नहीं कर पा रहा है। रिसेंटली अजरबैजान के साथ भी पाकिस्तान की तरफ से JF-17 को लेकर डील को फाइनलाइज किया गया था, लेकिन पता चला कि प्रोडक्शन लाइन बंद होने की वजह से पाकिस्तान की तरफ से अपनी रिजर्व में से कुछ एयरक्राफ्ट को अजरबैजान को डिलीवर किया गया। अब हालांकि एक टेम्परेरी प्रॉब्लम होने वाली, लेकिन फिर भी ये दुनिया में पहली बार है जब किसी फाइटर एयरक्राफ्ट का सीरीज प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद इतने लंबे समय तक उनका प्रोडक्शन लाइन को आइडल रखना पड़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अगर आप खुद से एरो इंजन को डेवलप नहीं करते हैं और इसके लिए दूसरे देश के ऊपर डिपेंड करते हैं तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर सप्लाई चेन इशू को अवॉइड करना संभव नहीं होने वाला। भारत के लिए भी एक तरीके से सीख होने वाली है, क्योंकि हमको भी अभी जेन इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन टाइम पर डिलीवर नहीं किया जा रहा, जिस वजह से HAL अभी जितने भी तेजस को मैन्युफैक्चर कर रहा है उन सभी को रोल आउट करने में 2 से 4 महीना वेट करना पड़ रहा है। अगला अपडेट भारत की हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक में होने वाले एक बड़ी ब्रेक थ्रू को लेकर है। दोस्तों, हिमालय के उन सबसे कठिन इलाकों में जहां ऑक्सीजन काफ़ी कम होता है, टेम्परेचर -20 डिग्री से नीचे चला जाता है और रोड कनेक्टिविटी पूरे महीनों के लिए बंद पड़ जाती है, वहाँ एक उड़ीसा बेस्ड स्टार्टअप कंपनी की तरफ से एक साइलेंट रिवोल्यूशन को लाने की कोशिश किया जा रहा है। लद्दाख के उमलिंगला जैसे वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास पर उड़ीसा बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप कंपनी वॉनबी एरो की तरफ से अपने हेवी लिफ्ट ड्रोन एयर ऑर्का की ऑपरेशनल डेमो दिखाकर लॉजिस्टिक ड्रोन की सेगमेंट में अभी एक नई बेंचमार्क को सेट किया गया है। ये वही ड्रोन है जिसे सितंबर 2024 में 19,024 फीट की हाइट पर लगभग 30 kg की पेलोड के साथ होवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। अभी एयर ऑर्का की सबसे खास बात इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होने वाला है, जो कि 100 kg के आसपास होने वाली है और ये BV लॉस मोड में भी कंप्लीटली ऑटोनोमस तरीके से ऑपरेट कर सकता है। ये ड्रोन -20 डिग्री से लेकर +45 डिग्री तक की एक्सट्रीम कंडीशन में भी स्टेबल फ्लाइट को मेंटेन कर सकता है, जिसका मतलब साफ है कि ये भारत की किसी भी क्लाइमेट कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है। आर्मी के लिए लॉजिस्टिक के मामले में ये अभी एक गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि 14,000 फीट से लेकर 17,000 फीट की हाई अल्टीट्यूड में मौजूद पोस्ट में लॉजिस्टिक के लिए जहाँ पहले म्यूल्स और पोर्टर का सहारा लेना पड़ता था, अभी एयर ऑर्का डायरेक्टली वहाँ पे सप्लाई को ड्रॉप कर रहा है, जिसमें एमुनेशन, खाने पीने का सामान, मेडिकल गियर, मिशन इक्विपमेंट सब कुछ डिलीवर किया जा रहा है। अक्टूबर 2025 में इस ड्रोन को 60 किलोमीटर की वीवी लॉस एंडोरेंस ट्रायल में इस्तेमाल किया गया था, जहां ड्रोन ने करीब 20 kg के पेलोड के साथ लगभग 75 मिनट तक कंटिन्यूअसली फ्लाइट मेंटेन किया था, जो कि भारत का सबसे टफ अनमेन्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड माना जा रहा है। और ये सब देखने के बाद अभी एयर ऑर्का का डिमांड मिलिट्री के बाद नॉर्मल सिविलियन मार्केट में भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन में बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।